Hello guys, welcome back to Utkarsha classes. Today's topic is on 14 principles of management which is given by Henry Fayol. ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सेकेंड पार्ट है. इससे पहले हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर एंड सिग्निफिकेंस किए थे. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. बिफोर डूइंग 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज गिवन बाय हेनरी फ्योल, लेट्स सी हिस्ट्री ऑफ हेनरी फ्योल. हेनरी फ्योल फ्रांस में हुए थे in 1841 and he got degree in mining engineering in 1860 and he start working as an engineer in coal mining company. In 1888 में वो MD बने थे अपनी कंपनी का and उस टाइम पे at that time the company was in the situation of insolvency. What does it mean? Insolvency मतलब लॉस में जाना. और उस टाइम पे उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्होंने यही मैनेजरल टेक्निक जो हम अभी 14 प्रिंसिपल्स में अभी देखेंगे टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड ही सक्सीडेड. मतलब इंसॉल्वेंसी से उन्होंने वही मैनेजरल टेक्निक लाए एंड उन्होंने वो सब चीज़ें यूज करके अप्लाई करके वो सक्सीड लाए, मतलब प्रॉफिट में लाए कंपनी. एंड व्हेन ही रिटायर्ड आफ्टर 30 years the company was a leading coal steel company with strong financial background. Fayol's 14 principles of management: division of work, authority, discipline, unity of command, unity of direction, subordinate of individual interest to the general interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative, spike this cost. अब हम ये एक एक करके समझेंगे कि ये क्या होता है एंड प्लीज इसको अच्छे से डिटेल में समझना क्योंकि इस पे केस स्टडीज आती हैं. डिवीजन ऑफ वर्क. हेनरी फ्योल बोलते थे कि होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क. वो कहते थे जिसकी जो स्पेशलाइजेशन हो उसके अकॉर्डिंग उसको वो काम देना चाहिए एंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए किसी को बहुत ज़्यादा काम, किसी को बहुत थोड़ा सा काम. हर एक इंसान को इक्वली डिवाइडेड किया जाए काम. इससे क्या होगा, वो इफिशिएंटली इफेक्टिवली काम करेगा एंड इससे ऑर्गेनाइजेशन गोल अच्छी तरह अचीव कर पाए. यूनिटी ऑफ कमांड. The principle state that each subordinate should receive order and be accountable to one and only one superior. मतलब अगर एम्प्लॉयज को कुछ कमांड आ रहा है तो एक सुपीरियर की तरफ से आना चाहिए. ऐसा नहीं वो भी कमांड कर रहे हैं वो भी कमांड कर रहे हैं. इससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा. तो सुपीरियर एक होना चाहिए एम्प्लॉयज के लिए. सी द एग्जाम्पल, एक सुपीरियर है एंड नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज. Scalar chain. Scalar chain is the formal line of authority which moves from highest to lowest rank in a straight line. Or you can also say that it is one type of a route through which the information is to communicate it to the desired location or a person. Take an example. अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट को हमने 3 लेवल्स पढ़े थे, टॉप, मिडल, लो. अगर टॉप लेवल को अगर कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है लो लेवल को, तो क्या टॉप खुद जाएगा लो लेवल के पास? नहीं. एक प्रॉपर लाइन ऑफ अथॉरिटी होगी, एक प्रॉपर हायरार्की वे में जाएगा. कैसे? टॉप मिडिल को बोलेंगे, मिडिल कम्युनिकेट करेंगे लो लेवल. तो इसलिए बोला जाता है स्केलर चेन. इसको गैंग प्लैंक भी बोलते हैं. आपने एग्जाम मेरे डायग्राम में देखिएगा. इट्स अ प्रॉपर हायरार्की, ए बी सी डी ई. अगर ई को ए के पास जाना है तो ई डायरेक्ट नहीं जा पाएगा. ई पहले किसके पास जाएगा? डी के पास, डी सी के पास, सी बी के पास, फिर बी ए को इंफॉर्मेशन देगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा. दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अकॉर्डिंग टू फ्योल, द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल implies that each group of activity having some objective must have one head and one plan. क्या बोलते थे हेनरी फ्योल कि एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और ऐसा नहीं है कि कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. हर एक एम्प्लॉय को अपना काम एक ही डायरेक्शन में करना चाहिए ताकि गोल इजीली अचीव हो पाए. रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज. रेम्यूनरेशन का मतलब मनी पेड फॉर वर्क और फॉर सर्विस.
तो फ्योल क्या बोलते थे कि वो बोलते थे कि हर एक एम्प्लॉय को फेयर रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। उससे क्या होता है, एम्प्लॉय एंड ओनर बोथ सेटिस्फाइड रहते हैं। एंड वो ये भी बोलते हैं कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द मैनेजर टू इंश्योर दैट एम्प्लॉयज आर बीइंग पेड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। जिसका जैसा काम है उस हिसाब से उसको वो उतना अमाउंट या मनी या रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। अगर वो उस हिसाब से प्रॉपरली या टाइम टू टाइम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो सही से डेडिकेटली काम नहीं करेगा, ऑनेस्टी से काम नहीं करेगा। जिस हिसाब से उसकी कैपेसिटी है काम करने की वो उस हिसाब से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो डिमोटिवेट फील करेगा अपने आप को। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपने एम्प्लॉय को एक प्रॉपर फेयर रेम्युनरेशन देना चाहिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेनरी फ्योल बोलते हैं कि इसमें हमेशा बैलेंस होना चाहिए, ना अथॉरिटी कम ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, मतलब इक्वल में होना चाहिए। क्यों? अथॉरिटी क्या होती है, पावर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अकाउंटेबिलिटी टू डू अ जॉब, टू कंप्लीट योर टास्क इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो अगर मैं किसी एम्प्लॉय को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ तो मुझे साइड बाय साइड अथॉरिटी भी देना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा भी ना हो कि वो एम्प्लॉय मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी का मिसयूज करे, क्योंकि मैं उसको कहीं ना कहीं पावर दे रही हूँ। तो हेनरी फ्योल कहते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। Discipline. Friol has emphasized that a sense of discipline should be present in all employees of the organization at all levels. Friol मानते थे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक लेवल में, हर एक एम्प्लॉय में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। क्यों? उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से परफॉर्म करेगा, अपना गोल अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, अपना गोल अचीव कर पाएगा इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। सो डिसिप्लिन इज वेरी वेरी मस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। Subordination of individual interest to general interest means that the interest of the organization is above the interest of the individual. कैसे? हेनरी फ्योल मानते थे कि हर एक इंसान की अपनी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट होती है, लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, अगर वो एम्प्लॉय हैं तो उनका जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। वो इंटरेस्ट क्या? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने का। हेनरी फ्योल इंडिकेट दैट पर्सनल इंटरेस्ट आर सबऑर्डिनेट टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The primary focus is on the organization objective and not on those of the individual. This applies to all level of the entire organization including the managers. मतलब ये हर एक लेवल पे अप्लाई होता है इंक्लूडिंग द मैनेजर। दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटेड ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मतलब कि implies a concentration of decision making authority at the top management. एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब यही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल से ना होके मिडिल और लो लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेने लगे, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो समझ में, सेंट्रलाइजेशन मतलब जो अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास हो डिसीजन लेने की, उसे सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन जब लो लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसीजन ले, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत इजी से एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर मॉम डैड एंड यू। मम्मा पापा क्या हुआ है? सेंट्रलाइजेशन, जो डिसीजन लेते हैं टॉप लेवल। एंड आप लोग क्या हुए? डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्या होता है कि कोई अपन को यही नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन को कब क्या होना चाहिए, कब किसके हाथ में डिसीजन मेकिंग का पावर होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन का कि डिसेंट्रलाइजेशन का। लेकिन हेनरी फ्योल बोलते थे कि दोनों होना चाहिए एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए। सेंट्रलाइज भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। टेक एन एग्जाम्पल, हो सकता है कभी कभी मम्मा पापा राइट होते हैं और हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते, और कभी कभी होता है कि हम लोग ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाते, मम्मा पापा नहीं ले पाते। तो उनका मानना है कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन का। फ्योल बोलते थे कि पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। वो बोलते थे कि अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड अरेंजमेंट ऑफ पीपल result in increasing productivity and efficiently and smoothly function. वो कहते थे हर एक चीज का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, उससे क्या होता है? वर्क इफिशिएंटली होता है।
इक्विटी, इक्विटी मतलब इक्वल, मतलब इक्विटी मीन्स टू बी काइंड, फेयर एंड जस्टिस ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज। उनका मानना था कि एम्प्लॉयज हैं उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, केस स्टडी में आया था कि ए और बी दोनों एक ही लेवल पे एक ही डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। ए को मिलता है 4,000 सैलरी और बी को मिलता है 5,000 सैलरी। तो क्या ए के साथ जस्टिफाई हो रहा है, क्योंकि बी को तो मैं 5,000 दे रही हूँ, मतलब 1,000 मोर। तो हेनरी फ्योल कहते थे कि किसी भी एम्प्लॉयज के साथ गलत नहीं होना चाहिए, उसके साथ लॉयल होना चाहिए, और इसका रिजल्ट क्या होता है, वो एम्प्लॉय हमारे लिए अच्छे से काम करेगा, इफिशिएंटली काम करेगा। इसलिए बायसनेस नहीं होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉयज के साथ। एबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोना मीन्स कि हेनरी फ्योल बोलते थे कि अगर मैंने किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है, उसको ट्रेनिंग में पैसा लगाया है, तो उसके बाद मैं कोशिश करूं कि वो मेरी कंपनी को छोड़ के ना जाए, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंटली मेरे एम्प्लॉय अगर मेरी कंपनी को छोड़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं बैड इंप्रेशन पड़ेगा। से वो क्या बोलते हैं, वंस दे आर अपॉइंटेड देयर शुड बी फिक्स पीरियड, management must provide the feeling of job security among the employees, because with the feeling of insecurity they can't contribute the maximum। उनका था कि पहले तो मैनेजमेंट का काम है कि उनको सिक्योरिटी दिलाए, और अगर उनको इनसिक्योरिटी रहेगी बार बार तो वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे जो वो कर सकते हैं। एंड फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय इज बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने अभी, एंड शुड बी डन व्हेन नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि टर्नओवर ना हो, लेकिन जब जहां जरूरी हो वहां होना चाहिए। और नॉट ओनली टर्नओवर बट फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और रोटेशन शुड बी अवॉइडेड, मतलब टर्नओवर तो ठीक है लेकिन ट्रांसफर रोटेशन भी कोशिश किया जाए, जब बहुत जरूरी हो तब किया। इनिशिएटिव क्या बोलते हैं, हेनरी फ्योल बोलते थे कि एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान, मतलब एम्प्लॉयज को हमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि अगर वो अपने आइडियाज हमें बताना चाहते हैं, इससे क्या होता है वो ना मोटिवेटेड फील करते हैं कि हाँ हम भी अपनी कंपनी का एक पार्ट है। सो मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एंड आइडियाज ऑफ द एम्प्लॉयज बिफोर फ्रेमिंग द प्लान। Despite the corps, management should promote a team spirit of unity and harmony among employees। वो कहते थे, हेनरी फ्योल का मानना था कि एक टीम में चलना चाहिए ना कि एक इंडिविजुअल। वो कहते थे, सजेस्ट करते थे दैट एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसिडर हिम एज अ पार्ट ऑफ टीम and try to achieve team goals, because team contribution is always better than individual। वो कहते थे हमेशा टीम में होना चाहिए, मतलब आई नहीं होना चाहिए कि एक एक इंडिविजुअल अपना अपना गोल करे, नहीं, सबको टीम में रहना चाहिए और टीम में यूनिटी होनी चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। एंड इससे क्या डेवलप होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। एंड जब ये म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगता है तो ऑटोमेटिकली गोल अचीव हो जाता है विद इफिशिएंसी एंड इफेक्टिव। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर with your friends and please do subscribe my channel also. Thank you. Bye bye.